हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज की क्लास में हम समझने वाले हैं अपने 12th क्लास के पर्यावरण विज्ञान सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 29, जिसका नाम है अलवण जल के संसाधन। ये अलवण जल के संसाधन क्या होते हैं? अलवण जल के संसाधन मतलब जल के ऐसे स्रोत जिसमें लवण नहीं होता है, जो आमतौर पर खारा नहीं होता है। इसमें कौन कौन से स्रोत आएंगे, कौन कौन से संसाधन आएंगे? जैसे कि नदियों का पानी, झीलों का पानी, झरनों का पानी और भूमि के अंदर जो पानी होता है जिसे हम भूजल कहते हैं, उसका पानी सम्मिलित है। तो इन्हीं संसाधन, इन्हीं स्रोतों के बारे में हमें कुछ बेसिक बातें इस चैप्टर में समझनी है। तो शुरू करते हैं अलवण जल के संसाधन को समझना। सबसे पहले देखते हैं अलवण जल का वितरण क्या है। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी का एक बहुत छोटा सा भाग, जो कि सिर्फ 2.7% भाग ही है, लगभग उतना ही अलवण जल है। पृथ्वी पर जितना भी पानी पाया जाता है उसको हम 100% मानते हैं। इस 100%, 100% का 97% के आसपास लवण जल है, खारा पानी है, जो कि मुख्य रूप से महासागरों और सागरों में मिलता है। और इसका छोटा सा भाग, लगभग 2.7% भाग ही अलवण जल है, खारा नहीं है, पीने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। इसकी अधिकतर मात्रा, इस अलवण जल की अधिकतर मात्रा जो है वो हिमखंडों में, यानी कि जो बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, बर्फीली चोटियों में जिसे हम ग्लेशियर कहते हैं, बादलों में समाहित रहता है। इस अलवण जल का अधिकतर हिस्सा जो है वो ग्लेशियर में मिलेगा, हिमखंडों में मिलेगा या बादलों से हमें मिलता है। इसके अलावा इसका छोटा सा हिस्सा झीलों और भूमिगत स्रोतों में भी रहता है। इस अलवण जल को हम झीलों से भी प्राप्त करते हैं और भूमि के अंदर के पानी यानी कि भूजल से भी प्राप्त करते हैं। देखते हैं भारत में जल संसाधनों का वितरण क्या है। भारत में वार्षिक वर्षा जो है वो करीब करीब 1170 मिलीमीटर होती है। बात की जाए अपने प्यारे देश भारत की, और प्रति वर्ष औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है? लगभग 1170 मिलीमीटर। केवल इसी वर्षा से ही भारत 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर, इतना ज्यादा जल प्राप्त करता है, जिसमें हिमपात भी शामिल है। इसी बारिश से भारत लगभग इतना 4000 बीसीएम पानी प्राप्त करता है, और इस पानी में हम सीधा बारिश का पानी नहीं बल्कि हिमपात को भी इंक्लूड कर रहे हैं। जो बर्फ की बारिश होती है इसको भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। इसमें से 3/4 भाग यानी कि करीब करीब 75% भाग सिर्फ और सिर्फ मानसून के दौरान ही प्राप्त हो जाता है। भारत में मानसून का समय लगभग जून जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर के बीच में होता है। तो भारत में पूरे साल में जितना पानी बारिश के माध्यम से, जिसमें हिमपात भी इंक्लूड है, वो मिलता है, उसका 75% इन 3-4 महीनों के दौरान ही मिल जाता है। इसका एक बड़ा हिस्सा वाष्पीकरण एवं पेड़ पौधों की वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा नष्ट हो जाता है। तो भारत में या धरती पर जितना पानी आता है उसका एक बड़ा हिस्सा वाष्पीकरण और पेड़ पौधों द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन होता है, मतलब धरती का जो पानी सूर्य के तापमान की वजह से वातावरण में, वायुमंडल में चला जाता है, उसको हम कहते हैं वाष्पीकरण द्वारा पानी का या वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी का लॉस हो जाना। हालांकि ये पृथ्वी पर लॉस है, वायुमंडल में ही पूरी चक्रीय क्रिया में ही रहता है, लेकिन धरती पर, पृथ्वी पर तो इसका लॉस हो गया है। तो यानी कि इसका एक अधिकतर हिस्सा पानी का वापस वायुमंडल में चला जाता है, जिससे पृथ्वी पर हमारे द्वारा उपयोग करने के लिए इसका आधा भाग ही बच जाता है। तो बारिश का पानी 100% हो गया, पृथ्वी पर मिलने वाला पानी 100% हो गया, उसका लगभग आधा हिस्सा तो वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन से उड़ जाता है, तो बचा आधा हिस्सा ही हमारे काम में लाने लायक बचता है। देखते हैं हमारे देश में अलवण जल के कौन कौन से 3 मुख्य स्रोत हैं। भारत में, अपने प्यारे देश भारत में अलवण जल के बोला जाए कि कौन से 3 मुख्य स्रोत है, तो वो होंगे नदियां, झीलें और भूजल। भारत में अलवण जल हमें मुख्य रूप से इन संसाधनों से मिलता है, नदियों से, झीलों से और भूमि के अंदर के पानी से। एक एक करके इन तीनों के बारे में समझते हैं। सबसे पहले है नदियां। इसमें जल की धारा एक ही दिशा में लगभग बहती रहती है। इसमें बड़ी मात्रा में पानी बहता है और लगभग एक ही दिशा में ये पानी बहता रहता है। नदियां लगभग एक ही दिशा में बहाव करती रहती है। नदियों का बहाव समय के साथ तेजी से बदलता रहता है, जो कि अफवाह तरीकों एवं जलवायु की स्थिति पर निर्भर रहता है। तो इसका जो बहाव है, यानी कि इसके अंदर की जो पानी की मात्रा है और थोड़ी बहुत दिशा की भी बात की जाए, तो ये धीरे धीरे बदलता रहता है, जो कि मुख्य रूप से
जलवायु पर या मानसून पर डिपेंडेंट रहता है। साथ ही ड्रेनेज पैटर्न क्या है अथवा तरीके क्या है उस पर यह निर्भर रहता है। दूसरा जो अलवण जल का संसाधन है भारत में वो है झीलें। इसमें निम्न या औसत बहाव का जल रहता है। नदियों में तो पानी की मात्रा बढ़ी रहती है लेकिन झीलों में अपेक्षाकृत पानी की मात्रा कम रहती है। झीलों में जल की धारा अनेक दिशाओं में बहती रहती है। हमने देखा था कि नदियों की जो बहने की दिशा है वो एक ही रहती है, वो बदलती है लेकिन एक ही रहती है, लेकिन झीलों में अलग अलग दिशाओं में पानी बहता रहता है। अलवण जल का तीसरा संसाधन है भारत में भूजल। इसमें दिशा एवं वेग के आधार पर अपेक्षाकृत जल का संतुलित बहाव होता है। बात की जाए कि भूजल का वेग कितना होगा, इसकी बहाव की डायरेक्शन क्या होगी, तो एक संतुलित तरीके से इसका बहाव होता है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इसमें फ्लक्चुएशन कम होता है। देखते हैं जल संग्रह क्या होता है। घरेलू, औद्योगिक एवं सिंचाई जैसे विभिन्न उपयोगों के लिए जल को संग्रह करके वितरित किया जाता है। तो अलग अलग उपयोगों में अलग अलग जगहों पर पानी का उपयोग होता है, जैसे कि घरों में, औद्योगिक क्रियाओं में, सिंचाई, खेती में बड़ी मात्रा में पानी का उपयोग किया जाता है। तो इस पानी को वितरित करने के लिए, ऐसे उपयोगों में वितरित करने के लिए सबसे पहले हमें संग्रहण करना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है। पीने का पानी या तो सीधे स्रोत से संग्रहित कर लिया जाता है। जो पीने का पानी होता है वो सीधा स्रोत से ही हम ले लेते हैं, बीच में कोई संग्रह करके या बीच में कोई बॉडी नहीं होती है जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन वितरण करती है, सीधा ही इसके संसाधन से ले लिया जाता है। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुओं के माध्यम से, ट्यूबवेल के माध्यम से, हैंडपंप के माध्यम से सीधा उसी जगह से पानी ले लिया जाता है। या फिर दूसरा तरीका यह है कि बीच में नगर पालिकाएं आती है या फिर नगर परिषद, नगर निगम आते हैं, जन स्वास्थ्य विभाग आते हैं, जो कि पानी का संग्रहण करके फिर वितरित करते हैं, जो कि अधिकतर शहर और महानगरों में होता है। सतही जल को आमतौर से पीने योग्य बनाने के लिए संशोधित करना आवश्यक है, क्योंकि यह अक्सर दूषित रूप में ही पाया जाता है। हमने देखा था कि जो सतह के ऊपर पानी बहता है, जो कि मुख्य रूप से नदियों, झीलों, झरनों में बहता है, तालाबों में बहता है, इसे सतही जल कहते हैं। और सतही जल चूंकि खुला होता है तो यह जल्दी दूषित हो जाता है। तो इसको यदि आपको उपयोग में लाना है तो सबसे पहले इसको साफ करना पड़ेगा, इसको संशोधित करना पड़ेगा ताकि इसको हम उपयोग में ला सके। जबकि जो भूजल है, भूमि के अंदर का पानी है, क्योंकि ये सूक्ष्म जीवों और निलंबित ठोस वस्तुओं से मुक्त रहता है, तो इसको हमें साफ नहीं करना पड़ता। इसमें जो निलंबित कण है, जो सूक्ष्म जीव है, वो नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि जब ये मिट्टी से गुजर रहा होता है तब इसमें एक प्राकृतिक निस्यंदन, मतलब प्राकृतिक रूप से इसका फिल्ट्रेशन, प्राकृतिक रूप से ये साफ हो रहा होता है, इसीलिए इसमें सूक्ष्म जीव या अन्य दूषित पदार्थ अपेक्षाकृत कम मात्रा में पाए जाते हैं। और चूंकि ये खुला नहीं होता है, तो आज की क्लास में हमने क्या समझा? अलवण जल के स्रोत भारत में मुख्य रूप से कौन कौन से है और उनका संग्रहण कैसे किया जाता है, वो चीजें हमने समझी। आपको करना क्या है, आज जो भी चीजें हमने देखी है उसको आज ही रिवाइज करना है ताकि लंबे समय तक अपने दिमाग में बना रह सके। आशा है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।